आइए सर, क्वेश्चन उतारना नहीं है, प्रयास करिए, क्वेश्चन देखिए और शुरू हो जाइए तो जल्दी से। पहला सवाल है सर, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ, यहां से चीजों को पकड़ने का प्रयास करिए। इक्वल नंबर ऑफ Cl2 molecules and Cl atom in the reaction mixture, यानी जब इक्विलिब्रियम आ रहा होगा, जिस टाइम पर ये बात कर रहे हैं, वहां ये कह रहे हैं कि जितने Cl2 के मॉलिक्यूल हैं उतने ही Cl के क्या है, एटम है। क्लियर है बात? अब एक बात हमको ये बताइएगा, मॉलिक्यूल में Na से डिवाइड करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर से तो मोल आएगा, Cl एटम में भी Na से डिवाइड करेंगे तो Cl एटम के मोल आएंगे। यानी एक बात कंफर्म हो गई है इतनी बात से कि मोल ऑफ Cl2 इज इक्वल टू मोल ऑफ Cl। बोलो बेटा, क्या ये बात समझ में आती है आपको? Cl2 और Cl के मोल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सीधा फंडा है, मॉलिक्यूल को मोल में बदलने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, एटम को भी मोल में बदलने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब दोनों में सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों के अगर मॉलिक्यूल और एटम एक्स एक्स माने तो मोल भी क्या होंगे, एक्स अपॉन Na कर दोगे तो बराबर ही होंगे सर। ठीक बात? आइए सर, अब खत्म हो गया सवाल। ये Cl2 है, 2 टाइम Cl बन रहा है। यहां पर रिएक्शन मिक्सचर में दोनों के मोल कितने हैं, एक्स और एक्स है सर। और यहां पर आपको रिएक्शन माननी नहीं है, रिएक्शन मिक्सचर बोला गया, यानी ये सब कहां पर है, इक्विलिब्रियम में। अब सर एक बात बताइए कि क्या हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ एक्स अंडर द अबव कंडीशन, एक्स इज, और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केपी को। तो अगर केपी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास जो चीजें हैं क्या वो मोल के टर्म में, हमें उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर के टर्म में। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टोटल मोल 2x हो जाएगा? तो अगर कहा जाए तो यहां पर जो प्रेशर है वो 1 atm है, यानी कि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 क्या होगा, Cl2 के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो एक्स एक्स कटेगा यानी 1/2। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl x अपॉन 2x मल्टीप्लाई बाय 1, तो एक्स एक्स कटेगा 1/2। दोनों से पार्शियल प्रेशर 1/2। सवाल में बस क्या फंसाया उसने मालूम है, Cl एक एटम है, होने तो तुमसे क्या मतलब है, ये इक्वेशन तो तुम्हारे लिए A इज इक्वल टू 2B वाली ही है, और उसने बोला दोनों के क्या है, दोनों चीजें सेम है, मोल और एटम सेम है, तो जाहिर सी बात है कि वो मॉलिक्यूल और एटम सेम है, तो मॉलिक्यूल और एटम को मोल में बदलने के लिए तुम करते क्या हो, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड। तो दोनों में सेम चीज से डिवाइड करोगे तो मोल भी क्या होगा, सेम। इस पूरे सवाल का खेल केवल और केवल यहां फंसा था, ये निकल गया तो बस सवाल निकल गया। अब सर पार्शियल प्रेशर आपके सामने आ गए, केपी का एक्सप्रेशन लिखिए, केपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। यहां रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2, तो केपी का वैल्यू कितना आएगा, 1/2। क्लियर है मामला? अब 1/2 अगर है तो क्या हम केपी बराबर 0.5 लिखेंगे, और वो ये कह रहा है कि आप इसको किस में रखिए, x इंटू 10 की पावर -1 में, तो इसका मतलब है हमारा केपी क्या होगा, 5 इंटू 10 की पावर -1। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बना लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा चक्कर है नहीं इसमें।
भाई यहां कंफ्यूज मत होना, तुमने एक्स मोल माने हैं और ये सवाल को एक्सप्रेस इन्होंने एक्स में ही कर दिया है। बात समझ में आ रही है? ये एक्स और वो एक्स बराबर नहीं है। चला जाए? चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। K1 K2 K3 K4 वाला पढ़े थे, आ जाओ। इन्होंने कहा स्टेप वाइज फॉर्मेशन CuNH3 का होल 4+2 बनाना है। 4 स्टेप में हो रहा है, एक एक करके अमोनिया जुड़ता जा रहा है। क्या ये नहीं आ रहा है नजर? गल रहा है, दिख ही नहीं रहा है वाला कलर। अरे बहुत है, बंद, ये बंद कर दूं क्या? अबे कुछ और ही है। देखो जरा यहां से, इसका लाइट कौन सा है? कैमरा बंद हो जाएगा। हाँ भाई हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या है, प्लग मालूम है तुम्हें कौन सा है? तो कर दो। उन लोगों को भी कुछ नहीं पता होगा, हम जानते हैं। चलो जब तक सवाल देखो, दिख ही नहीं रहा है। सही है। नहीं दिख नहीं रहा, वो कलर ही ऐसा है यार, गड़बड़ है कलर। सवाल समझिएगा सर, 4 रिएक्शन आपके सामने है। Cu+2 NH3 के साथ ऐड होके एक एक चीज बना रहा है। अब एक बात तय है सर, हमसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन। पहले रिएक्शन लिखना आना चाहिए। आपसे अगर पूछा गया है डिसोसिएशन, तो क्या CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट के ऊपर +2 है सर। डिसोसिएशन का मतलब है सर ये सारे NH3 बाहर हो जाए, यानी Cu+2 +4 टाइम्स NH3। इसका हमसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। बात समझना। अब सर हमारे सामने जो ये 4 रिएक्शंस दी हैं, बात को समझिएगा। ये हमारी पहली रिएक्शन, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अब एक बात हमें ये बताओ कि जैसे ही हम ये चारों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, क्या ऐड करते ही ये कैंसिल आउट होने लगेगा? बोलो बेटा। तो अगर ये कैंसिल आउट होने लगेगा तो मैं बोलूंगा इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4। जैसे ही मैं चारों को ऐड करूंगा मेरे सामने इक्वेशन आएगी Cu+2 +4 टाइम्स NH3 gives CuNH3 का होल 4 और ब्रैकेट के ऊपर होगा +2।
बोलो बेटा। अब ये एक्चुअली में हमसे पूछा गया है डिसोसिएशन और ये बन गया है फॉर्मेशन। तो इसका मतलब है क्या, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शंस को अगर जोड़ते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 आएगा। लेकिन ये पूछा नहीं गया है, पूछा गया है इसका उल्टा। तो उल्टा करने पर क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी पलट जाता है। तो हमारा आंसर होगा K बराबर 1 अपॉन K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। बात समझ में आ रही है। अब इनकी जो वैल्यूज है वो आपको दी गई हैं, उठा के सारी वैल्यूज रखिए और देखिए x क्या आ रहा है, 1.25। हम्म, 1.2625 है। तो जो x है वो आ रहा है, सॉरी जो k है वो आ रहा है 1.26 या 25। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बोलिए सर। क्या पूछा गया है, राउंड ऑफ इन नियरेस्ट इंटीजर। तो जाहिर सी बात है 0.5 से कम है तो 1 की तरफ जाएंगे, 0.5 से ज्यादा होता तो उधर जाते। तो आंसर जरूर ध्यान रखना है कि लगाया क्या जाएगा, 1। क्योंकि तुम्हारी आधी कहानी तो यहीं खत्म हो जाएगी सब कुछ करने के बाद। तो ये सवाल ऐसे करे जाते हैं, ये नहीं कि आप बार बार लिखोगे उनको। आप पहले सिर्फ इतना लिख लो तुमसे क्या पूछा गया है, उसके बाद ये लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, चारों को जोड़ोगे तो फॉर्मेशन आएगा, यानी रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आया उसको रिवर्स करके तब वैल्यू रखना वहां पे। अभी आसान लग रहा है क्योंकि आप चैप्टर पढ़ के आए हैं। जब उस टाइम पे सारी चीजें एक साथ आएंगी तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलें सर, तो बाकायदा कैलकुलेट करिएगा इसको। अगला सवाल सर, एक होमोजीनियस आइडियल गैस रिएक्शन है, AB2 गैसियस से A गैसियस प्लस 2B गैसियस बन रहा है। वॉल्यूम जो है 25 लीटर दिया है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। इनिशियल अमाउंट ऑफ AB2 वाज 1 मोल एंड एट द इक्विलिब्रियम प्रेशर वाज 1.9। यानी इनिशियल मोल दिया और इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है, ठीक है। स्टार्ट कर दीजिए। AB2 AB2 से बन रहा है A गैसियस प्लस 2B गैसियस। ये है क्या, गैसियस। तो अब अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो इनिशियल जो बोला है उसी हिसाब से काम करना है। इनिशियल अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा है कि अमाउंट ऑफ AB2 वाज मोल में दिया है 1 मोल। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों 0-0 होंगे। जब इक्विलिब्रियम आया तो ये 1 माइनस एक्स मोल अगर गया यहां से तो ये x बनेगा और ये 2x बनेगा। इतना काम तो हम लोग बिना देखे आराम से कर सकते हैं। इन्होंने कहा जब इक्विलिब्रियम प्रेशर की बात की गई तो वो 1.9 एटीएम था, यानी हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि हमको यहां पर P टोटल गिवन है 1.9 एटीएम। अब एक छोटी सी कहानी है सर, वो क्या है, अगर हम केपी के एक्सप्रेशन में इसको रख देंगे तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन एक्स के टर्म में आएगा। और जब तक हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं होगी तब तक हम कुछ भी कर नहीं सकते। यानी जब भी हम ऐसी किसी समस्या में फंसते हैं तुरंत हमें याद आता है पीवी बराबर एनआरटी। तो हमें तुरंत सर पहुंचना पड़ेगा पीवी बराबर एनआरटी के पास। सर प्रेशर कितना, 1.9, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम में बात कर रहे हैं। वॉल्यूम कितना, 25 लीटर, लीटर में ही रखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, क्या सर इक्विलिब्रियम के टोटल मोल रखने होंगे हमको, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 2x, यानी 1 प्लस 2x मोल हमको रखने पड़ेंगे। तो 1 प्लस 2x। अच्छा एक बात और है,
टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है 27। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर बात की जाए तो वैल्यू 24.6 होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख लीजिए। एक्स बराबर निकाल के दिखाओ भाई। 0.465 आएगा शायद। देखो यहां से x सॉल्व करो और 0.465 आएगा। आ रहा है? अब बेटा अगर x आ गया है तो सबके मोल्स लिख दो। तो x अगर 0.465 है तो क्या 0.46 यानी 0.93 होगा 2x वैल्यू, तो टोटल मोल होंगे 1.93। पहली चीज, टोटल मोल कितने होंगे 1.93। ठीक बात। आइए सर, क्या हम लोग जब ये एक्सप्रेशन केपी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी 2। यही होगा मामला। उठाकर वैल्यूज रख दीजिए सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का मतलब ए का मोल फ्रैक्शन, तो ए के मोल 1 माइनस एक्स है, मतलब यहां से अगर आपने निकाल लिया होगा 0.465 है तो ये 0.535 आएगा। अरे बोलो भैया 0.535, बाकी ये 0.465, बाकी ये 0.93। यही तो होंगी वैल्यूज। उठा के वैल्यू रखते जाइए। अब कैलकुलेशन है बस सर। देखिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का मतलब ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल यानी 1.93 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर इक्विलिब्रियम वाला, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का मतलब, सॉरी सर थोड़ा ही सॉरी है, ज्यादा नहीं है, उधर मैंने उसका लिख दिया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी कि ए के मोल, तो 0.465 डिवाइडेड बाय 1.93 मल्टीप्लाई बाय 1.9। आप इसको बराबर भी मान सकते हो, ज्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय क्या सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का मतलब 0.93, 1.93 इंटू 1.9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 के मोल, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 यानी कि इसका मोल 0.535, 1.93 मल्टीप्लाई बाय 1.9। ये है पूरी कहानी। अब कैलकुलेशन है, सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके जरा हमें बताइएगा। ये आ रहा है 73 इंटू 10 की पावर -2 जो हमारे पास आंसर है। 10 की पावर -2 में चाहिए तो 0.73 आएगा, आप उसको ले लोगे उसी में। बेटा ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा सर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं तो इनमें ऑप्शन वाला चक्कर है नहीं, तो आपको आंसर निकालना ही पड़ेगा, बाकी कोई आपके पास चारा नहीं। शायद 0.729 कुछ करके इसे ही आ रहा होगा, उसको 10 की पावर -2 के टर्म में लिखना है, तो वो हो गया 73 इंटू 10 की पावर -2। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो केपी बराबर 73 इंटू 10 की पावर -2, तो हमारा आंसर क्या होगा 73। भाई अब तुम कैलकुलेट करते रहना, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करेंगे भाई। अगला सर,
जल्दी कंसीडर द रिएक्शन N2O4 से 2 टाइम्स NO2 बन रहा है। द टेम्परेचर एट विच Kc बराबर 20.4 एंड Kp बराबर 600.1 और टेम्परेचर दिया है डैश करके। सर Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng, यही लगना है। क्या समझ में आ रहा है? इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng का वैल्यू 2 - 1 यानी 1 आएगा। तो यहां सब कुछ रखिए। Kp की जगह 600.1, Kc का मतलब 20.4, RT की पावर n है तो इसका मतलब इंटू RT होगा। R की जगह रखेंगे 0.082 इंटू T, जो T आएगा वो डिग्री केल्विन में डायरेक्ट आएगा। यहां तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। बताओ, देखो कहां तक पहुंचता है। 353.99 है, यानी 354 है। टेम्परेचर का वैल्यू आएगा 353.99 डिग्री केल्विन, यानी कि 354 डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन। यार कुछ नहीं है बेटा मेरे, तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं सवाल करा रहा हूं सामने तुम्हारे। अगर गुणा भाग नहीं कर पाए, और सुन लो इंटीजर टाइप में अजम्पशन नहीं लेना है, इंटीजर टाइप में अजम्पशन नहीं लेना है, मर जाओगे तुम। क्योंकि वो क्या कह रहा है, नियरेस्ट इंटीजर। तुम्हें क्या लग रहा है 10 में 5 सवाल करना है? जो भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है इसलिए स्किप करता है आदमी वहां पे। यहां आंसर 1 2 3 4 5 6 7 थोड़ी आने वाला है। तुमने एज्यूम किया और निकाल लिया 352.9, तो तुम 353 पे छोड़ दोगे, वो तो गलत ही हो जाएगा वहां पे। चले हटाए, आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5। इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर द पार्शियल प्रेशर सबका दिया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp निकालना है। सीधी कहानी है सर। Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। क्या यही होता है? इसका मतलब सारी वैल्यूज उठा के रखेंगे। बस याद रखना है आपको सारी वैल्यूज किसमें दी है, किलो पास्कल में, और यहां पे चोरी से पास्कल लिख दिया गया है। नहीं समझे? यही चोरी पकड़नी है तुमको, नहीं उठा सब रख दोगे और निपट जाओगे। तो अगर इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 कर देंगे, बात खत्म। चलो उठाओ रखो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 43 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 किलो पास्कल में ही है 45 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 530 इंटू 10 की पावर -3। क्योंकि हम बाकी को क्यों पास्कल में कन्वर्ट करें, केवल उसी को करें ना किलो पास्कल में। निकालिए आंसर सर। अच्छा, यहां पर इन्होंने सवाल में थोड़ा सा एक खेल ये किया है कि जब आप अपना आंसर निकालेंगे तो आपको ये एटीएम में चाहिए होगा। किसमें? एटीएम में। मिसप्रिंट है, हम लिख दे रहे हैं, एटीएम में बताना है। तो आपको किलो पास्कल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले यहां से हमको निकाल के बताओ क्या आ रहा है।
हमारे पास जो आंसर है वो है, अगर हम इसे जो भी आएगा किलो पास्कल में 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो बन जाएगा 172.28 इंटू 10 की पावर -5 पास्कल। अब हम सबको पता है 1.01 होता है, जनरल कंसेप्ट है 10 की पावर -5 पास्कल जो है वो 1 एटीएम के बराबर होता है। तो इसका मतलब हम इतनी जगह पर क्या लिख देंगे, एटीएम। तो 172.28 वो 72.28 एटीएम हमारा आंसर है। बोलो भैया, सॉल्व करिए और देखिए 172.28 आएगा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस तरीके का डिजिट? हाँ, मतलब उसके करीब हो तो ठीक है। ये आपका आंसर है सर। आंसर एटीएम में देना। मतलब ये तो एटीएम आया, अब इन्होंने क्या बोला है, हमको क्या चाहिए, 10 की पावर -2। तो अगर हमें इसी को 10 की पावर -2 में बदलना है तो ये बाकी के 2 दशमलव वाला भी मामला अंदर हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब यार इंटीजर टाइप है तो इतना तो दर्द झेलना ही पड़ेगा आपको। बात समझे या नहीं समझे? हमने अपना आंसर किस में निकाला है, एटीएम में। ये कह रहे हैं एटीएम में तो दो, लेकिन कितने से गुणा करके दो, 10 की पावर -2 से। तो 10 की पावर -2 से गुणा करोगे तो वो 100 बढ़ जाएगा। और तो आप यहां फाइनल आंसर क्या भरोगे, 17,228। क्या हो गया बताओ, नहीं आ रहा है? हाँ, ये होता है बेटा, इतना करना पड़ेगा वहां। क्या है ये? 1.72 एटीएम में आ रहा है, इसमें गलत लिखा है, फिर इसका मतलब रुके रहो। 43 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है, और इन्होंने गलत कर दिया है। सही कह रहे हो, ये 530 का फैक्टर ऊपर लेके किया है, तो ये गलत है आंसर। क्या आंसर आ रहा है फाइनल? 1.7। ठीक है, तब ये कैलकुलेशन तुम्हें देखनी है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां तक सबने कर लिया है कि नहीं कर लिया है? अब यार ये मैथमेटिक्स है, तुम्हें समझना है, उसको बदलना है। तो फाइनल आंसर जैसा ये बता रहे हैं, कितना आ रहा है 10 की पावर -2 में ना। अच्छा, 1.72 एटीएम आ रहा है, और हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 172 करके लिखेंगे, यही बोलना चाह रहे हो ना? ठीक है, ये होगा 172 आंसर। कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तो नीचे ही ना रहेगा ना सर। गलती इनसे ये हुई है कि इन्होंने वो फैक्टर गुणे में गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ क्या कर दी है यहां, आंसर इसलिए गलत है क्योंकि 530 पास्कल डायरेक्ट ले लिया गया। हाँ, तो बस वही जो तुम्हें देखना था वो ये लोग भी बेचारे नहीं देख पाए हैं। तो सवाल में पहचान लेना है कि जो यूनिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चले आओ भाई। वैल्यू ऑफ केपी फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, और दिया है 47.9। द केसी फॉर दिस रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर। आसान है, केपी बराबर केसी RT की पावर डेल्टा NG लगाना है। डेल्टा NG जो है वो 1 है, शायद पीछे कर चुके हैं हम लोग, नहीं वैल्यू बदल गई बस, और कुछ नहीं। खैर कोई बात नहीं। केपी बराबर केसी RT की पावर डेल्टा NG। हम लोगों को पता है, यहां से हमको केपी फॉर 47.9 दिया हुआ है,
और केसी फॉर द से रिएक्शन पूछा गया है। आरटी की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर 288 है भाई, रखना पड़ेगा अब तो 0.082 इंटू 288 पावर 1। सॉल्व करिए, केसी निकालिए। सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो लगभग 2 आ रही है। केसी 2 आता है। टू मतलब फाइनल आंसर लिखा है, नियरेस्ट इंटीजर लोगे तो वही है। अच्छा, इन्होंने 0.083 लिया है तो 3 लेके ही करना, तो ज्यादा करीब पहुंचोगे। बहुत गर्म है यार, हमें लग रहा है कि तुम्हें भी लग रहा है। चले भाई, तो ये सिंपल सवाल है सर। यहां आते हैं सर। फॉर द रिएक्शन A plus B gives 2C. The value of equilibrium constant is 100 at 298 Kelvin. If the initial concentration of all the 3 species are 1 molar each, the equilibrium concentration of C is, C का concentration हमको बताना है, ठीक है सर। A plus B gives C plus D, यानी वो प्रोडक्ट हो गया। इन्होंने हमें डायरेक्ट जो बात करी है हम उसी की बात कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी आ जाओ भाई, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 दिया हुआ है, यानी इसके लिए केसी का वैल्यू कितना है, 100 है। अब लेकिन एक बात तय है कि इन्होंने हमको कंसंट्रेशन पहले से ही पकड़ा दिया है, 1 मोलर। इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है और हम इसको देर से देख रहे हैं। इसका मतलब हर समय चेक कर सकते हैं क्या, रिएक्शन कोशिएंट। तो क्या हम क्यू चेक करेंगे? जैसे ही आप यहां क्यू निकालेंगे, क्या आपको समझ में आएगा कि आपका जो क्यूसी है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अरे 1 into 1 डिवाइडेड बाय 1 into 1, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 100 इफ द इनिशियल का, अच्छा ये 2C है, नजर नहीं आ रहा है, गर्म बहुत ज्यादा लग रहा है हमको, तो साला ये बोर्ड भी चिपक रहा है। 2C है सर, तो इन्होंने बोला है तो वो कंसंट्रेशन 1 है, तो ये बात तो तय है। क्यू निकालोगे तो C के कंसंट्रेशन की पावर 2, अच्छा 1 में कुछ भी कर दो, आना 1 है। कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, तो यहां से आपने जब QC निकाला तो कितना आया, 1। अब हमको ये पता है कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 है, यानी QC का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में बहुत कम है। इसका मतलब जब QC लेस देन KC होता है तो रिएक्शन की डायरेक्शन हम क्या मानते हैं, फॉरवर्ड। तो यहां से हमें क्या डायरेक्शन माननी है, ये सवाल में मेन पार्ट है सर। किस तरफ मानेंगे इक्विलिब्रियम, भाई किधर भी जा सकता है ना मामला। तो इसका मतलब QC लेस देन KC आया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो अब अगर हम इक्विलिब्रियम पर बात करें तो हम इधर घटाएंगे और उधर जोड़ेंगे, तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस 2 इंटू एक्स, क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू एक्स लिखते हैं। लिख लीजिए सर। अब सारी वैल्यूज उठा के रखिए तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। तो अगर मैं एक्सप्रेशन में यहां लेता हूं Kc बराबर, तो Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C यानी 1 प्लस 2x का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B यानी 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, ये सब 100 के बराबर है सर, यही तो होगा। सॉल्व करिए और बताइए जरा। तो मेरे हिसाब से आप इसे डायरेक्ट लिख लेंगे 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 100, 1 प्लस 2x 1 माइनस एक्स बराबर 10। यहां से x की 2 वैल्यूज आती हैं शायद, या एक ही आएगा। अब तो कितना आ रहा है, x बराबर आ रहा है 3/4। हाँ, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 3/4।
x 3/4 आया, उठा के यहां रखिए। कंसंट्रेशन पूछा गया है, तो C का कंसंट्रेशन क्या है? 1 + 2x, तो 1 + 2 × 3/4 2 बार जाएगा, यानी 2.5 आ रहा है। बोलो बेटा, 2.5 अगर आ रहा है तो हम इसको किस में रखेंगे? 25 × 10⁻⁻1। तो इसका मतलब अगर आप इसे -1 में करेंगे तो 25 × 10⁻⁻1। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 25 होगा, 25 आ रहा होगा। इस सवाल का मेन पार्ट केवल ये है कि आपको रिएक्शन की डायरेक्शन नहीं बताई गई है। आपको ये जरूर चेक कर लेना होता है कि जब हमें कंसंट्रेशन दिए हों, यहां इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है तो वो जाहिर सी बात है, सॉरी इनिशियल लिखा हुआ है तो इनिशियल में तीनों ले लिए। इसका मतलब हम कैसे कंफर्म करें कि फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड? वो केवल एक ही आदमी बता सकता है, क्यूसी की वैल्यू से। क्यूसी का वैल्यू कम आया है तो हमने फॉरवर्ड माना, कल को क्यूसी ज्यादा आता तो हम रिएक्शन को बैकवर्ड मान के काम करते। तो वो सवाल मुश्किल होंगे जिनमें आपको अगर ऐसा क्यूसी दे दे कि 1000 आ रहा है तो फिर आपको रिवर्स भागना पड़ता है यहां पर। क्लियर है मामला? अगली कहानी, अब थोड़ा अच्छा सवाल करा है, सब ऐसे फर्जी है। तुम आ जाओ। ये बेहतरीन सवाल है गुरु, ये बेहतरीन सवाल है, इसमें तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। आओ, क्या ये बताओ, ये तो तुमने पहला लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का पढ़ ही लिया है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स लगानी नहीं है। मैंने आपको एक बात पढ़ाई है कॉपी में, अगर आप देखें तो। क्या सर? इधर से अगर आप जा रहे हैं तो ये आरएफ है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड। ये क्या है? आरबी है। यही तो मतलब है सर। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड होगा? क्योंकि हम तो ये देखेंगे ना डिफरेंस क्या चल रहा है। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि वॉज मेजर द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पेशीज, यानी कि Cl4 के घटने का रेट -d/dt का मतलब डिसअपियरेंस का जो रेट है वो इनके बराबर है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हमारे पास, गौर से देखिएगा, ये ब्लू वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आरएफ को। और यहां पर ये व्हाइट वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आरबी को। क्लियर बात? अब ये बताइए, क्या मैंने आपको बताया है कि आरएफ बराबर जब लिखते थे तो केएफ इंटू क्या यहां कंसंट्रेशन लिखा जाता था? अरे बोलो भैया। तो इसका मतलब बाकी चक्कर में नहीं पड़ना है। ये बताओ, ये ब्लू लाइन अगर आरएफ है तो ये जो नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केएफ को। बात खत्म। ये व्हाइट वाली लाइन अगर आरबी है तो ये जो नंबर बाहर लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केबी को। 50 बार पढ़ाया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है केएफ अपॉन केबी। ये सवाल इसी के ऊपर है कि अगर आप ये एक्सप्रेशन समझ पाते हैं, एक्सप्रेशन समझने का मतलब समझ रहे हो, मैंने आपको पढ़ाया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन करोगे तो पता चलेगा फॉरवर्ड में कितना रिएक्शन जा रहा है। यानी ये टूट रहा है तो ये बात फॉरवर्ड के रेट की कर रहे हैं यहां पे। अब सर केएफ अपॉन केबी है, उठा के वैल्यू रख दो। तो केएफ है 4.8 इंटू 10⁻⁻5 और केबी है 2.4 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व कर लो, बताओ कितना आ रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 13। 0.02 आ रहा है तो यहां से आंसर आएगा 0.02। सवाल बहुत बढ़िया है, देख लीजिए अच्छे से, ध्यान रखिएगा। क्या कर दें?
हाँ तब जीरो लिखेंगे। ये तो तुम्हारा आ गया, अब इंटीजर पे भरोगे तो जीरो भरोगे। जीरो भर नहीं सकते क्या? अबे साले आंसर में तो जीरो ही ना भरोगे। यहां रेशियो कितना आया है? 0.02 आया है। अब जब नियरेस्ट इंटीजर आएगा तो जीरो भर। अबे नियरेस्ट इंटीजर में पॉइंट ही कहां भरना होता है? अच्छा अब तो ये भी समझ लो, ये तो पुराने पेपर है जिनमें कि नियरेस्ट इंटीजर है। अब तो कई बार क्या आ जाता है कि आपको डॉट वाला भी चीज, जैसा मेंस की शीट आपको मिल रही है, तो वहां तो पूरा ही भरना पड़ेगा 0.02, वहां पर पूरा ही भरना पड़ेगा। यहां पर याद रखिएगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये रिएक्टेंट के घटने का रेट है, यानी रिएक्शन के रेट को बता रहा है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? RF माइनस RB। तो जो एक्सप्रेशन है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड को बता रहा है। RF बराबर क्या लिखते थे? KF इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है रिएक्टेंट का। RB बराबर लिखते थे KB इंटू प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट हो गया, तो प्रोडक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है? जहां हम लोगों ने B करके लिखा हुआ था। तो बस ये पता होना चाहिए कि जो बाहर लिखा है वो KF और KB को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम ऐसे ही देखते रहोगे बेटा, समझ गए? आओ इन द फिगर शोन बिलो रिएक्टेंट A स्क्वायर है, प्रोडक्ट B गोला है। क्या स्क्वायर 6 है? क्या स्क्वायर 6 बार है? क्या गोला कितनी बार है? 11 बार है। तो बोला गया कि ये इक्विलिब्रियम पर सिचुएशन है, एट इक्विलिब्रियम। तो पूछा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 11/6, यानी कि जो आंसर आएगा, अगर इंटीजर टाइप लेना है नियरेस्ट तो क्या लेंगे? 2। बट ये सवाल बोनस क्वेश्चन था। कोई बता सकता है क्यों? क्या आप अगर करे हो तो इतना समझ में आया होगा सॉल्यूशन देखकर। ये कैसे मान लिए कि ये तो इक्विलिब्रियम पे दिखा रहे पिक्चर की इतना इतना है, ये हमने मान लिया है कि दोनों बराबर है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं दी होगी कैसे पता चलेगा? अगर यहां A से 2B बन रहा होता तो मामला गड़बड़ा जाता है सर। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन नहीं दी है, इसलिए सवाल किस में चला गया? बोनस में। बात समझ में आ रही है? चलो बनाए हैं ग्राफ, ग्राफ सब बनवा रखा है भाई। कह रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड। अब ये बताओ क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन वाला ग्राफ है? इसका मतलब इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब RF और RB बराबर हो जाए। जब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है तो इक्विलिब्रियम दर्शाने के लिए ये तीनों ग्राफ से सही है। यहां ग्राफ किसके बीच में है? रेट ऑफ रिएक्शन के। तो भैया इसका मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट क्या होना चाहिए? बराबर। बराबर तब होगा जब एक दूसरे को, समझदार हो तुम, कहां मिलेंगे? यहीं पर, बाकी जगहों पर बराबर नहीं है। आंसर थर्ड पार्ट। यहां स्लोप देखने की कोई जरूरत नहीं है। स्लोप कहां देखा जाता है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में। अगर यहीं पर लिखा होता कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम तो इसका मतलब तीनों ग्राफ सही हो जाते। क्लियर है मामला? जल्दी भाई जल्दी। ये रिएक्शन है 64 है मामला, इसमें आना है। अब सीधा सा है, पहली चीज पलटा दो, पलटा दो मतलब 1/64 यही तो होगा। दूसरा 2 अमोनिया नहीं चाहिए, यानी 2 से भाग देने का मतलब 1/2 से गुणा करना है। 1/2 से गुणा किया यानी कि पावर 1/2।
हाफ यानी कि अंडर रूट 1/64 यानी 1/8। क्लियर है मामला? तो आपको लग रहा होगा आपको आ रहा है, बस आज के लिए इतना बहुत है, निकल लो। अच्छा, इसका पीडीएफ हम तुम्हारे ग्रुप में डाल देंगे, तो बाकी सवाल भी सॉल्व कर ले।